आज का सवाल है, निम्नलिखित पंक्तियों की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ इस तरह से नीचे एक पैराग्राफ है और इसके ठीक नीचे आपसे इसी पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कुछ इस तरह से होंगे। प्रश्न के पहले पॉइंट में पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरे में पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरे में पूछेगा कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ये 3 सवाल आपसे 1, 2, 3 करके पूछे जाएंगे इसी पैराग्राफ से। ये पैराग्राफ आधा ही लिखा है, आगे हमने पूरा लिख दिया है क्योंकि ठीक इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आएगा जो दिखाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं हमने दो लाइनों के नीचे रेखाएं खींच दी हुई हैं। आपका जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसमें हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। अभी जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ठीक आपको क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल उसी तरह से आया हुआ दिखाई देगा। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं क्या है। कुछ इस तरह का आपका पैराग्राफ दिखाई देगा आपके क्वेश्चन पेपर में, जिसके हर एक लाइन के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी जिनकी आपको व्याख्या करनी होती है। देखते हैं लाइनों में क्या लिखा है। इस पैराग्राफ में लिखा है, कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव, बर्फ का तो कहीं नाम निशान नहीं। बिल्कुल ठगे गए हम लोग, कितना खिन्न था मैं। अनखाते हुए बस से उतरा कि जहां था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इसी कौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरे मखमली कालीनों जैसी खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली वेलों की लड़ियों सी नदियाँ। मन में बेसाख्त यहाँ आया कि इन बला की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लें, आँखों से लगा हूँ। कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसमें इसके जो रेखाएं खींची होंगी उन लाइनों की हमें व्याख्या करनी होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद तीसरा सवाल। तो चलिए सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं संदर्भ और लिखना शुरू करते हैं। कुछ इस तरह हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके आगे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय नामक यात्रा वृत्तांत से उद्धृत है। यह यात्रा वृत्तांत हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित है। यहाँ नैनीताल से कौसानी तक की यात्रा का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया गया है तथा कौसानी की पर्वत श्रृंखला के आसपास के सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की गई है। यहाँ पर हमारा संदर्भ खत्म होता है। इसके बाद हमारा अगला हेडिंग होगा रेखांकित अंश की व्याख्या, जो पॉइंट नंबर 2 में थी। इसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और उसमें लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और आगे लिखेंगे, धर्मवीर भारती कहते हैं कि कौसानी के सामने की घाटी के सौंदर्य और उसके आकर्षण से खींचा हुआ मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। वह कैत्यूर घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। जिस प्रकार कोई सुंदरी अपने सौंदर्य को अपने आंचल में छिपा कर रखती है, उसी प्रकार कौसानी की इस पर्वत श्रृंखला ने कत्यूर घाटी के सौंदर्य को छिपा रखा था। कत्यूर घाटी के सौंदर्य में जो आकर्षण है, उससे आकर्षित होकर निश्चित ही प्रेम, सौंदर्य तथा संगीत के उपासक यक्ष और किन्नर यहाँ आते रहते होंगे। तात्पर्य यह है कि इस कत्यूर घाटी के सौंदर्य से आकर्षित होकर देवता भी यहाँ आने के लिए उत्सुक रहे होंगे। यह घाटी लगभग 50 मील चौड़ी है। इस घाटी में हरे भरे खेत भी हैं जो हरी मखमली चादर के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ गेरू की लाल लाल शिलाएं काटकर रास्ते बनाए गए हैं जो लाल रंग के हैं और अत्यंत आकर्षक लगते हैं। इन लाल लाल रास्तों के किनारे सफ़ेद पर्वत खड़े हैं जो ऐसे लगते हैं मानो सफ़ेद रंग की कोई रेखा खींच दी गई हो। उलझी हुई बेलों की लड़ियों के समान नदियाँ वहाँ गथी हुई प्रतीत होती हैं। इसी सौंदर्य ने मेरा मन मोह लिया और सहसा
मेरे मन में यह विचार आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर अपनी कलाई में लपेटकर आँखों से लगा लूँ। ये हमारे लेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद हमसे तीसरा सवाल पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर डाले थे। तीसरा सवाल हमारा क्या था? तीसरे में हमसे पूछ रहा था कौन सी घाटी थी जिसमें अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। इसका हमें नाम लिखना है। उसका पॉइंट नंबर 3 डाल के नीचे लिख देंगे, कत्यूर घाटी में अनंत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। ये हमारा तीसरे सवाल का भी आंसर पूरा हुआ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज का सवाल है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4 करके एक यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। आप देख सकते हैं पैराग्राफ की लाइनें कुछ इस तरह से हैं। हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे नष्ट करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे? यह पहली बार मेरी समझ में आ रहा था और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन के क्षितिज पर उदित हुआ। कितनी कितनी पुरानी है यह हिमराशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ। कुछ विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय की बर्फ को कहा है चिरंतन हिम। कुछ इस तरह का यह पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे पैराग्राफ देख सकते हैं, इसी के ठीक नीचे आपसे 1 2 3 करके 3 प्रश्न इसी में से पूछे जाएंगे। जिस तरह से आपको इस वक्त स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों की हिंदी व्याख्या कीजिए, इसके नीचे पॉइंट 4 डाल के एक पैराग्राफ दिया है और इसी पैराग्राफ में से आपसे 3 सवाल पूछ रहा है। पहले में पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरे में पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरे सवाल में पूछ रहा है कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतर हिम क्यों कहा है। ये तीसरा आपका सवाल है। तो इसी में से 1 2 3 करके तीनों को आपके सवाल आंसर देने होते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। रेखांकित अंश का मतलब यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि हमने यहाँ पर लाइनें नहीं खींची हुई हैं, लेकिन जब आपको वहाँ पर स्क्रीन बोर्ड पे पेपर मिलेगा तो ठीक उसके नीचे कुछ इस तरह से लाइनें खींची रहेंगी। अब आप जिस तरह से फोटो देख रहे हैं ठीक उसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में वहाँ पर सवाल मिलेगा। अतः अब हम यहाँ पर सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद पॉइंट नंबर 1 डालेंगे और पॉइंट नंबर 1 के सामने हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे। संदर्भ हेडिंग डालने के बाद हम नीचे लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में धर्मवीर भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय नामक पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल से साधकों के हिमालय पर जाने का क्या प्रयोजन था। अब यहाँ पर हमारा संदर्भ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, जिसके बाद लिखना शुरू करेंगे। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और इसके बाद लिखेंगे लेखक स्पष्ट करता है कि पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को ताप की संज्ञा दी थी और वे इस कष्ट से मुक्त होने के लिए हिमालय जाते थे। यह बात मेरी समझ में आई। हिमालय तापे का नाशक और शीतलता का सूचक है। एकाएक मेरे मन में यह विचार आया कि यह हिमराशि कितनी पुरानी है, न जाने किस काल से यह उत्तुंग शिखरों पर जमा हुआ है। इसीलिए विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम की संज्ञा प्रदान की है। अतः यहीं पर चौथे अध्याय के रेखांकित अंश की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारा आता है एक तीसरा सवाल। तीसरा सवाल प्रश्न में तीसरा पॉइंट देके हमसे क्या पूछ रहा था, चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहा था कुछ विदेशियों ने हिमालय की बर्फ को
चिरंतर हिम क्यों कहा है? तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और उसमें उसका आंसर लिख देंगे। कुछ इस तरह से पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और इसके पीछे लिखेंगे, ना जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कुछ विदेशियों ने इसीलिए इस हिमालय की बर्फ को चिरंतन हिम भी कहा है। तो बस यहाँ पर हमारा ये 1, 2, 3 करके तीनों सवालों के आंसर पूरे हुए। तीसरे में हमने यहाँ पर लास्ट में ये लिख दिया। अब पॉइंट 1 में हो गया संदर्भ, पॉइंट 2 में हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या और पॉइंट 3 में हो गया तीसरा सवाल। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।